हमारी आज की कहानी दो सहेलियों से शुरू होती है। लंबे लंबे बालों वाली का नाम माया, जबकि उसकी सहेली का नाम रोज था। दोनों सहेलियां टोल बूथ्स पर काम करती थीं। रात भर काम करने पर भी इन्हें बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, जिस कारण दोनों परेशान रहती थीं। एक रात माया अपनी सहेली रोज के साथ फोन पर बात कर रही थी कि तभी एक गाड़ी आकर माया के पास रुकती है। गाड़ी चलाने वाला माया को अजीब नजरों से देख रहा था, जिससे माया काफी घबरा जाती है। मगर उसी समय बूथ पर एक ट्रक के आने पर वो गाड़ी वहाँ से चली गई। ट्रक के जाने के बाद माया रोज को बताती है कि गाड़ी में वही आदमी था जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। अचानक माया खिड़की की तरफ देखकर डर गई, क्योंकि यहाँ वही गाड़ी वाला आदमी खड़ा था। वो माया से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम रिहायु है? जिस पर घबराई हुई माया कहती है, नहीं, मेरा नाम तो माया है। आदमी एक गांव हरजोसरी का नाम लेकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा नाम माया है? लेकिन इस बार माया डर कर बूथ की खिड़की बंद कर लेती है। माया को लगा कि वो आदमी जा रहा है, लेकिन वो तो अपनी गाड़ी से एक हथियार निकालकर माया को मारने आ रहा था। माया अपनी जान बचाने के लिए बूथ से बाहर निकलकर भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। आदमी माया की टांग पर किसी निशान को ढूंढ रहा था। जल्दी ही उसे माया की टांग पर निशान मिल जाता है, जिसके बाद वो माया का निशान कट करता है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, पुलिस सही समय पर पहुंचकर माया को बचा लेती है। पुलिस को रोज ने फोन कर बुलाया था। इस हादसे के बाद माया और रोज ने नया काम शुरू कर लिया, मगर इन्हें इस काम से भी कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। एक दिन माया रोज को अपने माता पिता की तस्वीर दिखाती है। माया के माता पिता तो नहीं रहे थे, लेकिन अपने पीछे अपनी इकलौती बेटी माया के लिए एक बड़ा सा घर जरूर छोड़ गए थे। माया के माता पिता माया के बचपन में ही परलोक सिधार गए थे, इसलिए उसे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था। माया को पाल पोस कर उसकी मासी ने बड़ा किया था, लेकिन अब उसकी भी मौत हो चुकी थी और ये तस्वीर उसे अपनी मासी के सामान से ही मिली थी। माया का काम मंदा जा रहा था, जिस कारण वो अपने गांव जाकर अपना पुश्तैनी घर बेचने का फैसला करती है। यहाँ का पता तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था। इस तस्वीर के पीछे माया का नाम रिहायु लिखा था। अब दोनों सहेलियां हरजोसरी गांव जाने की तैयारी शुरू कर देती है, मगर जाने से पहले माया को अपने कट में से एक पर्ची मिलती है। इस पर्ची पर किसी अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पर्ची की अपने फोन में तस्वीर लेकर माया उसे फ्लश आउट कर देती है। पर्ची उसी कट से निकली थी जिसे दरिंदे ने बनाया था। अगले दिन दोनों सहेलियां बस में सवार होकर हरजोसरी की तरफ चल पड़ी। बस में माया एक आदमी को पर्ची की तस्वीर दिखाती है, जो अलग अलग भाषाएं पढ़ने में माहिर था। तस्वीर को ध्यान से देखकर आदमी उसे बताता है कि ये किसी काले जादू से लिखा गया सुरक्षा मंत्र है, जिसे बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए बनाया गया है। माया को आदमी की बात काफी अजीब लगती है, लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे रास्ते में 3 बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। माया रोज को बच्चों के बारे में बताती है, लेकिन रोज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सुबह होते होते वो दोनों हरजोसरी गांव पहुंच गईं। ये गांव थोड़ा सा अजीब था, यहाँ लोग भी ज्यादा नहीं रहते थे। गांव में घूमते घूमते वो दोनों एक घर के बाहर रुक जाती हैं। ये घर इस गांव के मुखिया सप्तो का था। यहाँ इन्हें सप्तो की माँ मिलती है। उसके पूछने पर दोनों सहेलियां झूठ बोलती हैं कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के इतिहास पर रिसर्च करने आई हैं। रात बिताने के लिए माया अपने ही घर में रुकती है। यहाँ उसे अपने माता पिता की कई तस्वीरें मिलती हैं, मगर किसी भी तस्वीर में माया नहीं थी। इसके बाद माया अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान आती है। यहाँ उसे हर तरफ बच्चों की ही कब्रें नजर आती हैं। रात को इस गांव के एक घर में एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर बच्चे के आने से परिवार में खुशी की जगह मातम सा छा गया। उसी समय वहाँ गाँव का सरदार सप्तू आता है और आते ही उस बच्चे को पानी में डुबोकर खत्म कर देता है। सरदार ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह माया और रोज की नजर गांव के लोगों पर पड़ती है, जो किसी मृतक को दफनाने जा रहे थे। जब माया और रोज उनके पास जाती हैं, तो गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। ये देख वो दोनों वहां से जाने लगी, लेकिन सप्तू उन्हें रोककर अपने घर खाने पर आने का न्योता देता है। इसके बाद रोज घर की तरफ चली जाती है और माया कुछ खाने पीने का सामान लेने गाँव में आ जाती है। माया एक दुकान में आकर खाना पैक करवाने लगी। ये दुकान रथी नाम की लड़की संभाल रही थी। बातों बातों में माया उससे अपने घर के बारे में पूछती है, जिस पर रथी उसे बताती है कि ये तो शैतानी घर है। रथी के मुंह से अपने घर और परिवार के बारे में ऐसा सुनकर माया काफी हैरान हो गई। दूसरी तरफ माया के घर 2 आदमी आकर रोज को यहाँ से चले जाने को कहने लगे। उनका कहना था कि ये घर रिहायु का है, जो इस समय शहर में रह रही है। रोज रिहायु की सच्चाई जानने के लिए उनसे झूठ बोल देती है कि मैं ही रिहायु हूँ। इतना सुनते ही वो दोनों उसे अपने साथ सप्तू के पास जाने को कहते हैं। रोज माया को बिना बताए ही उनके साथ चल पड़ी, ताकि वो माया के घर के कागज ले सके जो सप्तू के पास थे। मगर रास्ते में घना जंगल देख उसे आदमियों पर शक होता है। रोज भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लोग उस पर वार कर उसे बेहोश कर देते हैं।
कुछ देर बाद रोज को एक जगह उल्टा लटका रखा था। तभी वहाँ सप्तू आता है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ, जो आते ही बेरहमी से रोज का गला काट देती है। रोज का गला काट कर वो अपने बेटे सप्तू से कहती है कि हमें सब काम जल्दी जल्दी करना होगा। गाँव में 2 और बच्चों का जन्म होने वाला है, हमें उनकी जान बचाने के लिए जल्दी काम पर लगना होगा। इसके बाद रोज का खून एक बाल्टी में इकट्ठा कर जंगल में डाल दिया जाता है और सप्तू की माँ रोज की चमड़ी उधेड़ कर उसे सुखाकर पपेट्स बनाती है। दूसरी तरफ जब माया अपने घर आती है तो उसे रोज घर में कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे खोजने गांव में निकल पड़ती है। अपनी दोस्त को खोजती खोजती वो सप्तू के घर पहुंच गई। यहाँ सप्तू उसे झूठा दिलासा देते हुए उसकी मदद करने का वादा करता है। उसी रात गाँव में पपेट शो रखा जाता है, जिसमें एक जोड़ा बैठा बातें कर रहा था कि अब हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा होगा। रोज को खोजती हुई माया भी यहाँ पहुँच गई। उसके पूछने पर गाँव के लोग उसे बताते हैं कि हमने रोज को बहुत ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद माया अपने घर में थी। यहाँ उसे एक बच्ची नजर आती है। वो बच्ची माया को गाँव के एक घर में जाने को कहती है। यहाँ एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे की बात मानकर माया उस घर के बाहर पहुँच चुकी थी। वो देखती है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं। अब सप्तू आगे आकर बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाकर मार देता है। माया ये सब देखकर बहुत डर गई और उसके यहाँ होने का एहसास गाँव वालों को भी हो गया। मगर जब वो बाहर देखने आए तो वहाँ उन्हें माया की जगह रथी मिली, क्योंकि रथी ने माया को पहले ही छुपा दिया था। घर के अंदर परिवार और गाँव वाले एक और बिना चमड़ी वाला बच्चा पैदा होने के कारण काफी परेशान थे, जबकि दूसरी तरफ रथी माया को इस गाँव का सच बताने जा रही थी, जो कुछ इस तरह है। रथी बताती है कि ये गाँव श्रापित है। पिछले 20 सालों से इस गाँव के सभी बच्चे बिना चमड़ी के पैदा हो रहे हैं, जिन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। 20 साल पहले इस गाँव का सरदार तुम्हारा पिता वोंगसू था। वोंगसू गाँव का सरदार होने के साथ साथ एक पपेट मास्टर भी था। वो इस गाँव का सबसे अमीर आदमी था। तब सप्तू और उसकी माँ तुम्हारे पिता वोंगसू के घर काम किया करते थे। वोंगसू की शादी इस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की नाई से हुई थी और शादी के 5 साल बाद इनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे गाँव के किसी भी आदमी ने नहीं देखा, क्योंकि वो बच्ची बिना चमड़ी के पैदा हुई थी। फिर एक दिन वोंगसू अपनी बेटी को घर से बाहर लेकर आता है, जो बिल्कुल ठीक थी, और उसका नाम रिहायु था। गाँव वालों का कहना था कि अपनी बेटी को ठीक करने के लिए वोंगसू ने गाँव की 3 मासूम बच्चियों की बलि दी है और ये सारी बातें सप्तू ही फैला रहा है। फिर एक रात पपेट शो के दौरान वोंगसू सबके सामने अपने साथियों के साथ साथ अपनी पत्नी को मारकर खुद का भी गला काट लेता है। रिहायु की जान बचाने के लिए सप्तू की माँ ने उसे उसकी मासी के पास शहर भेज दिया था। यहाँ उसका नाम रिहायु से बदलकर माया कर दिया गया। बस तभी से गाँव में श्राप फैल गया और सभी बच्चे बिना चमड़ी के पैदा होने लगे। रथी आगे बताती है कि सप्तू के मुताबिक श्राप को खत्म करने के लिए रिहायु को मारकर उसकी चमड़ी से पपेट्स बनाने होंगे, इसीलिए गाँव वालों ने रोज को रिहायु समझकर मार दिया। दूसरी तरफ फिर से बच्चा तंदुरुस्त पैदा न होने के कारण गाँव वालों को पता चल चुका था कि उन्होंने गलत लड़की को मार डाला। रिहायु तो अभी भी जिंदा है। अब गाँव वाले पागलों की तरह रिहायु को खोजने लग जाते हैं। उधर रथी माया को बताती है कि मेरी दादी कहा करती थी कि श्राप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ दूसरों पर डाला जा सकता है। रोज की मौत के बारे में सुनकर माया डर कर यहाँ से भागने का फैसला करती है। वो रथी की मदद से जंगल में आ गई और गाँव वाले भी उसे खोजते खोजते जंगल में पहुँच चुके थे, मगर माया दिमाग से काम लेकर उन्हें भटका देती है और खुद एक पेड़ के पास छिप जाती है। अचानक तभी माया को फिर से 3 बच्चियों की आत्माएं नजर आने लगी, जिनमें से एक बच्ची उसके पास आकर एक विजन दिखाती है, जिसमें माया देखती है कि उसकी माँ नाई सप्तू से प्यार करती थी, मगर उसकी शादी वोंगसू के साथ कर दी गई। माया असल में वोंगसू की नहीं बल्कि सप्तू की बेटी थी, और जब ये सच सप्तू की माँ को पता चला तो वो नाई और सप्तू के बाल लेकर उन पर काला जादू करती है, जिसके परिणाम स्वरूप नाई की बेटी बिना चमड़ी के पैदा होती है। फिर वो एक और काला जादू कर अपने बेटे सप्तू की यादाश्त खत्म कर देती है, जिस कारण सप्तू नाई के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह भूल जाता है। माया आगे देखती है कि वोंगसू अपनी बेटी रिहायु को ठीक करने के लिए गाँव की 3 बच्चियों को मारकर उनकी चमड़ी से पपेट्स बनाता है और उनकी लाशें अपने घर के बेसमेंट में दफन कर देता है। ऐसा करने से रिहायु ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसे उन बच्चियों की आत्माएं दिखने लगी थी। ये देख वोंगसू एक छोटी सी पर्ची पर सुरक्षा मंत्र लिखकर उसे रिहायु की टांग में कट लगाकर डाल देता है, ताकि फिर कभी उसे आत्माएं नजर न आए। कुछ दिनों बाद सप्तू गाँव की बच्चियों का बदला लेने के लिए पपेट शो में वोंगसू का भेष बनाकर वोंगसू, उसकी पत्नी और उसके साथियों को मार देता है और वोंगसू के सारे पपेट्स चुराकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद आत्माएं माया को बताती हैं कि अगर वो उनकी चमड़ी से बने पपेट्स और उनके कंकालों को एक साथ दफन कर दे तो ये श्राप खत्म हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब माया को होश आया तो उसके पास रथी थी, जिसे माया सारा सच बताती है। अब पहले वो दोनों सप्तू के घर जाकर पपेट्स चुराती हैं और फिर माया के घर से कंकाल निकालती हैं। फिर वो पपेट्स और कंकालों को एक साथ एक बॉक्स में डालकर दफन कर देती है,
जिसके बाद देखते ही देखते तीनों बच्चियों की आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो गईं। दोनों अभी बातें ही कर रही थीं कि तभी वहाँ गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। माया रथी को जल्दी जल्दी उस घर में जाने को कहती है। यहाँ एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। दरअसल माया ये देखना चाहती थी कि श्राप खत्म हो गया या फिर नहीं। माया की बात मानकर रथी वहाँ से चली गई और गाँव वाले माया को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। होश में आते ही माया सप्तू को सारा सच बता देती है कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, ये घटिया श्राप तुम्हारी ही माँ का फैलाया हुआ है। वो आगे ये भी बताती है कि तुम्हारी माँ ने काला जादू कर तुम्हारी यादाश्त भी खत्म कर दी थी, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। जब सप्तू इस बारे में अपनी माँ से पूछता है तो वो खुद को मारने की धमकी देने लगी। इसी बीच रथी नवजात बच्चे को लेकर आती है जो बिल्कुल सही सलामत पैदा हुआ था। ये देख शर्मिंदगी के कारण सप्तू अपनी जान दे देता है और ये देख उसकी माँ ने भी अपना गला काट लिया। रथी माया को आजाद कर देती है, जिसके बाद माया वहाँ से भाग जाती है। 1 साल बाद इस गाँव में एक और औरत माँ बनने वाली थी। जब वो आईने में देख रही थी तो उसे अपनी जगह सप्तू की माँ की आत्मा नजर आती है, जिसे देख वो औरत जोर से चिल्लाती है। जैसे ही औरत का पति उसे देखने उसके पास आया तो औरत लहू लुहान हुई पड़ी थी। उसका बच्चा भी नहीं रहा था। आईने में देखने पर पता चलता है कि उसके बच्चे को सप्तू की माँ की आत्मा खा रही थी। यानी रथी की दादी ने बिल्कुल सही कहा था कि श्राप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।